ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसमें ना एक पेंटिंग बनी हुई है, इस पेंटिंग को ना पहले ध्यान से देखना है। इस पेंटिंग के ये मैप्स पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से जो फ्लैग्स हैं वो लगे हुए हैं। ये पेंटिंग जो है किस व्यक्ति ने बनाई है ये तुम्हें याद होना चाहिए, इसे नोट डाउन कर लो कि फ्रेडरिक सोरो ने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी, ठीक है ना। और वो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रेंच के रहने वाले थे। ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि कब की पेंटिंग है, 1848 की पेंटिंग है, फ्रेडरिक सोरो के द्वारा बनाई गई है, जो कि एक फ्रेंच के आर्टिस्ट हैं, ठीक है ना। और 4 प्रिंट है, उन्होंने विजुअलाइज करा। इसमें वो उन्होंने अपनी पेंटिंग में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, अपने सपनों में, अपने ड्रीम में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, उस तरीके को उन्होंने अपने आप में इस पेंटिंग में प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये याद रखो और लिखो इसको कि डेमोक्रेटेड एंड सोशल रिपब्लिक उनका ड्रीम था। उन्हें वर्ल्ड कैसा चाहिए था, डेमोक्रेटेड एंड सोशल रिपब्लिक। और उन्होंने इस पेंटिंग को देने के बाद में या बनाने के बाद में बोला था कि उन्होंने इस पेंटिंग के स्ट्रक्चर को देखते हुए इसको नाम दिया था डेमोक्रेटेड एंड सोशल रिपब्लिक। ये पहला ऐसा प्रिंट था इस सीरीज के अंदर यूरोप के लोगों को और अमेरिका के लोगों को शो किया गया है, जिसमें मैन और वुमेन, हर एज के मैन हैं और हर एज की वुमेन्स हैं और हर सोशल क्लासेस के लोग हैं, ठीक है ना। एक तरीके से लॉन्ग ट्रेन सी बनी हुई है। उस लॉन्ग ट्रेन के अंदर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ में उसके अंदर उसके आगे देखो, आर्टिस्ट ने सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया था लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले कब आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे आया, ठीक है। तो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं, सबसे पहले जो लिबर्टी जो वर्ड था वो आया था। और उन्होंने इस लिबर्टी को फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि जो एनलाइटमेंट की टॉर्च है, ठीक है ना, आपको अपनी बुक के अंदर इस पेंटिंग को देखते हुए रहना है, ठीक है ना। और केवल इस पेंटिंग पे ध्यान रहना और मैं जो शब्द बोल रही हूँ उनको सुनते जाना है, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट देखा, जिसमें उसने देखा कि जो फीमेल है जिसको तुमने रिप्रेजेंट करा है लिबर्टी के, उसके एक हाथ में क्या है, राइट्स ऑफ मैन का चार्टर है, ठीक है ना। उसके बाद उसने उसकी जो इमेजेस है, उस सिंबल है, वो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस को शो कर रहा है। दूसरी बात, ये सोरो जो थे, उन्होंने यूटोपियन एक किताब का नाम है और जो सोरो ने लिखी है, तो उनकी उस यूटोपियन नाम की जो किताब है उसमें जो उन्होंने विजन दिया है, जो लोग हैं, पूरा जो वर्ल्ड है, लोगों का पूरा ग्रुप करके उन्होंने एक नेशन का नाम दिया है। यानी नेशन एक वही जगह होती है जहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर एक नेशनलिज्म फीलिंग हो, ठीक है, और वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करता हो। उसके लिए वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ करके अपने नेशनल इंटरेस्ट में जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, ऐसी वर्ल्ड में ऐसी चीज़ों को नेशन बोलते हैं, या फिर बोले एक कंट्री को नेशन बोला जाता है जब उसके अंदर नेशनलिज्म फीलिंग क्रिएट हो जाए। कहाँ पर, उन लोगों के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो स्टैचू बना हुआ है, ठीक है ना। एक स्टैचू लिबर्टी का है, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, ठीक है, दोनों कंट्री है। फ्रंट पे आपको दिखाई देंगे, एक सबसे पहले हमारा अमेरिका है, उसके बाद में स्विट्जरलैंड है। एक ट्री कलर का, हर स्टेट का एक कलर, ट्री कलर का एक फ्लैग है, ठीक है ना, इसमें 3 कलर है, ठीक है ना, और जस्ट स्टैचू के पास में है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में पीपल्स ऑफ जर्मनी है। सबसे पहले अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका के लोगों के पीछे स्विट्जरलैंड है, उसके बाद जो लोग हैं वो कौन है, जर्मनी है, ठीक है ना। जर्मनी का जो तुम्हारा ट्री कलर है, उसका ट्राई कलर है, उसका फ्लैग का कलर क्या है, एक है ब्लैक, उसके बाद रेड, उसके बाद में गोल्ड फ्लैग, ठीक है ना। ये तीसरे नंबर पर है। सबसे इंटरेस्टिंग की बात क्या है कि सोरो ने क्या करा है, ऐसी इमेज क्रिएट करी है जर्मन पीपल की जो अभी तक एग्जिट नहीं करती थी यूनाइटेड नेशन में। यानी कि जब तक जर्मनी बना भी नहीं था, जर्मनी का यूनिफिकेशन भी नहीं हुआ था, उसका यूनिफिकेशन 1871 में हुआ था, उससे पहले ही सोरो ने क्या कर दिया था, जर्मनी नेशन को रिकॉग्नाइज कर दिया था, ठीक है। क्योंकि ये पेंटिंग कब की है, 1848 की। जर्मनी कब यूनिफाइड हुआ था, 1871 में, ठीक है। तो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटी को उसने पहले से ही नेशन स्टेट में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया था। जर्मन के जो लोग हैं उस समय ऑस्ट्रिया के अंडर में थे, ठीक है ना। और जो 2 जगह थी, किंगडम थे, एक तो था टू सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ठीक है। उसके बाद ये सारे किंगडम्स हैं। उसके बाद में देखो ये पूरी जो आपकी पेंटिंग है उसके अंदर दिखाया गया है। उसके बाद में जो क्रिस्ट सेंट है एक, ठीक है, एक एंजल का फिगर सीन बना हुआ है, ठीक है ना। और जो आर्टिस्ट ने यूज करा है सिंबलाइज करने के लिए फ्रेटर्निटी को। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, आपस में जो तुम्हारा भाईचारा है और एक दूसरे को तुम आपस में अपना भाई मान रहे हो, जो तुम्हारे भातृत्व की फीलिंग है उसको सिंबलाइज कर रहा है। तो ये चैप्टर डील करेगा बहुत सारे इश्यूज से जो सोरो ने इस प्रिंटिंग के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। 19वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ था, धीरे धीरे करके पॉलिटिकल और मेंटल यूरोप के अंदर चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकली चेंज हो रहे थे, मेंटल वर्ल्ड में भी चेंज हो रहे थे। उसका रिजल्ट क्या निकल के आया था कि नेशन स्टेट बनी थी। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी ब्रिटेन एक नेशन स्टेट कैसे बना, फ्रांस कैसे बना, ठीक है ना, उसके बाद में जर्मनी कैसे बना, इटली कैसे बना। तो उन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको रिप्रेजेंट पहले ही फ्रेडरिक जो सोरो थे उन्होंने इस पेंटिंग में कर दिया था, सबको एक नेशन के रूप में दिखाया था, चेन बाय चेन सबको नेशन के रूप में दिखाया। कैसे पता चला कि सबका अपना पर्टिकुलर क्या है, फ्लैग है।
और सबके ऊपर सबकी एक रिप्रेजेंट करने वाली, लिबर्टी को रिप्रेजेंट करने वाली क्या है, आगे एक फीमेल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है अर्स्ट रेनन, ठीक है ना, इन्होंने बोला व्हाट इज अ नेशन इन अ लेक्चर डिलीवर। ये अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में अपना एक लेक्चर दे रहे थे 1882 में। ठीक है, ये फ्रेंच के फिलोसफर थे, ये लिख लो कि फ्रेंच के फिलोसफर थे जिनका नाम था अर्स्ट रेनन। ठीक है ना, अर्स्ट रेनन फ्रेंच के फिलोसफर थे और उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर करा था कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में। ठीक है, इसमें उन्होंने आउटलाइन किया था अंडरस्टैंडिंग को कि हम नेशन, व्हाट मेक्स अ नेशन, कैसी क्या चीज़ें हैं जो किसी भी एक जगह को एक नेशन का नाम देती हैं। इनका जो लेक्चर था वो बहुत फेमस हो गया था, और फेमस किस टाइटल के साथ में हुआ था, क्विस्ट के क्यूनन नेशन, इस नाम के साथ में वो फेमस हुआ था कि व्हाट इज अ नेशन, यही इनके ऐसे का क्या था, टाइटल था। इसके अंदर, इस ऐसे के अंदर रेनर ने क्रिटिसाइज किया था कि इस सजेशन को कि बाय अदर दैट अ नेशन इज फॉर्म्ड बाय, उन्होंने ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी थी कि कोई भी नेशन इस तरीके से बनता है कि कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ की लैंग्वेज कॉमन हो। लैंग्वेज कॉमन का मतलब क्या है, कोई एक जगह जहाँ पे सब लोग फ्रेंच ही बोलते हो, या सब लोग डच ही बोलते हो, या जब सब लोग हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो। इस बात को उन्होंने निगलेक्ट किया था कि कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पर कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन रेस के लोग रहते हो, एक ही रिलीजन हो और एक ही टेरिटरी हो, ऐसी जगह को नेशन कहा जाएगा, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना था। इस बात का उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, यानी वो इस बात को एग्री नहीं करते थे। उन्होंने बोला था कि नेशन जो है कल्मिनेशन है ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड्यूवर्ड सैक्रिफाइस, यानी कि नेशन तब बनता है जब बहुत सारे लोग काफी लंबे समय से अपने आप को इंडोवर कर देते हैं, पूरा निछावर कर देते हैं अपनी जगह के लिए, पूरा सैक्रिफाइस करते हैं और पूरा अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हीरोइक पास्ट, यानी हीरोइक पास्ट का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जिसने बहुत लंबा स्ट्रगल किया होता है, ठीक है ना, ग्लोरी को प्राप्त करने के लिए, अपनी कैपिटल को बनाने के लिए, अपने नेशनलिस्ट आइडिया के लिए, तब जाकर के वो क्या क्रिएट कर पाता है, एक नेशन को क्रिएट कर पाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी की सेम भाषा है, सेम रिलीजन है, सेम रेस है, सेम टेरिटरी है तो वो एक नेशन बना देगा, ऐसा अर्स्ट रेनन का कहना था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि हर व्यक्ति की कॉमन विल जो प्रेजेंट है उसके प्रति इन लोगों का बहुत ज़्यादा लगाव और उसको प्राप्त करने के लिए किया गया उनका संघर्ष, ठीक है ना, उनके साथ में होने वाली एकता, सॉलिडेरिटी, यही कहलाती है, बनाती है क्या, एक जगह को कोई भी नेशन बनाती है। ठीक है, प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है, जब तुम किसी जगह पर, प्लेबिसाइड का मतलब है तुम जनमत करवा रहे हो, तुम किसी जगह पर अपनी कोई बात है तुमने बोली हो, तुम ये पता करने की कोशिश करवा रहे हो कि ये जो बात है मेरे जो कॉलोनी के लोग हैं वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो तुम क्या करोगे, तरीके से वोटिंग करवाओगे। यानी कि जब तुम जनता की मर्जी जानने की कोशिश करते हो कि जनता इस बात को लेकर एग्री है कि नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेबिसाइड बोलते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी एक प्रोविंस जहाँ पर लोग रहते हैं, इनहैबिटेंट हैं, ठीक है ना, उन लोगों सबको अधिकार है आपस में कंसल्ट करने का, वहाँ पर रहने का। ठीक है ना, तो एक नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग, यानी कि एक नेशन का कभी भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता, उसका कभी भी एक रियल इंटरेस्ट ये नहीं होगा कि वो किसी और की कंट्री को हड़प ले, किसी और की कंट्री के ऊपर अपना कब्जा कर ले, ये उसके अगेंस्ट, ये उसकी विल के अगेंस्ट होता है। यानी कि कोई भी एक ऐसा जगह और जो दूसरी कंट्री को हड़पने की कोशिश करता है वो अर्स्ट रेनन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, नेशन की डेफिनेशन के अंदर, उनकी के अंदर ये नहीं आता। वो कहते हैं कि वो जगह वो होती है जहाँ पर हर व्यक्ति के पास में लिबर्टी की गारंटी होती है, ठीक है ना, और हर व्यक्ति का एक ही मास्टर होता है और एक ही लॉ होता है। ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग लॉ हो, एक ही लॉ है सबके लिए और उस लॉ का मास्टर भी एक ही व्यक्ति है। तो ये अर्स्ट रेनन ने अपने ऐसे के अंदर, व्हाट इज नेशन के अंदर, अर्स्ट रेनन के ऐसे का नाम भी लिख लो, उसके ऐसे का नाम क्या था, व्हाट इज नेशन। ठीक है, इन्होंने अपनी नेशन की डिफाइन बताई थी और इन्होंने अपनी नेशन की डिफाइन के अंदर ये बिल्कुल नहीं बोला था कि कोई भी एक जगह जहाँ पर सेम रिलीजन हो, सेम रेस हो, सेम कास्ट के लोग रहते हो, सेम एक ही टेरिटरी हो, उसको उन्होंने बिल्कुल नेशन नहीं बोला। इन्होंने ये भी बोला कि नेशन एक ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां पर कोई भी इंसान दूसरी जगह को एनेक्स करने की कोशिश करे, होल्ड करने की कोशिश करे। उन्होंने बोला था नेशन एक सॉलिडेरिटी वाले लोगों की फीलिंग्स होती है जो काफी लंबे समय से स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को डिवोट करते हैं एक जगह को प्राप्त करने के लिए और फिर वो वहां पर अच्छे से फ्रेटर्निटी फीलिंग के साथ में रहते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, नेशन बनाते हैं। ठीक है, देखो प्लेबिसाइड का मतलब इसमें लिखा भी है कि डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। मैंने कोई एक्शन लिया है और उस एक्शन के मत पे मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोग उसको एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अगर मैंने उसको पब्लिकली कर दिया और लोगों की मैंने राय जानी, लोगों ने बोला कि हाँ एग्री करते हैं तो हाँ, और लोगों ने मना कर दिया एग्री नहीं करते हैं तो ना, तो ये प्लेबिसाइड उन्होंने अपने नेशन की डेफिनेशन में दी थी कि ये होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चैप्टर फर्स्ट पर देखते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सबसे पहले किसी भी नेशन के आइडिया को लेकर के जो इवोल्यूशन हुआ था, सबसे पहले किसको, कब से निकल के आया, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने के बाद ही लोगों को ये पता चला था कि अब नेशन, यानी नेशन पहले बने नहीं थे, नेशन की फीलिंग्स पहले नहीं आई थी, ठीक है ना, केवल फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लोगों को पता चला कि अच्छा अब ये लोग हर व्यक्ति मिलकर के एक ही चीज के लिए लड़ाई कर रहा है,
ठीक है ना, वो व्यक्ति एक चीज की लड़ाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब लोगों के अंदर सॉलिडेरिटी आ गई है। जब उन लोगों ने ऐसा किया तब बाद में जाकर के उस इंसिडेंट को क्या नाम दिया कि अब ये जगह जो है क्या बन गई है, एक नेशन बन गई है। ठीक है, तो जो नेशन का आइडिया है सबसे पहले कब आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर आया। सबसे पहला जो क्लियर एक्सप्रेशन था वो क्या नेशनलिज्म का कब आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे 1789 में। जो फ्रांस था तुम्हें याद होगा कि ये फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट बन गया था 1789 में। इसके किसके अंडर रूल करता था ये, एब्सोल्यूट मोनार्क, यानी कि एब्सोल्यूट पावर राजा के पास में थी। ठीक है ना, इसका जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इसके अंदर आए थे कब आए थे, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जब राजा इतना ज्यादा ऑटोक्रेटिक था, वो लोगों की ना सुनता था, अपनी मनमर्जी करता था, लोगों ने इस ऑटोक्रेटिक राजा को हटाया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लेकर के आए, अपनी नेशनल असेंबली बनाई, ठीक है ना, खुद की पार्लियामेंट बनाई, उसमें खुद इलेक्ट होकर के गए और अपने आप को अपने लेजिस्लेशन का पार्ट बनाया। तो ये क्या चेंज था, ये पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण ये आया। इससे क्या हुआ, जो अब तक जो मोनार्की चल रही थी ना, अब ट्रांसफर हो गया मोनार्की से किसकी तरफ हो गया, सोवरेटी, यानी कि अब तक तो केवल राजा कंट्रोल कर रहा था, राजा बोलेंगे तो लोग नहाएंगे, राजा बोलेंगे तो खाएंगे, राजा बोलेंगे तो पिएंगे, ये सब चल रहा था। अब राजा की जो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी थी, ऑटोक्रेटिक थी मोनार्की, वो खत्म कर दी। अब क्या आ गया था, सोवरेनिटी आ गई थी, यानी हम अपने प्रभु खुद हैं, हम अपने मालिक खुद हैं। ठीक है ना, तो रिवॉल्यूशन ने क्या कर दिया था, लोगों के अंदर एक चेंज लेके आया, लोगों की डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, किस्मत, ठीक है, या भाग्य, उसमें उनके बदलाव किया। तो बहुत शुरुआत से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो थे वो बहुत सारे मेजर और प्रैक्टिस कर रहे थे, जिससे कि वो क्या लेके आए, अपने लोगों के अंदर कलेक्टिव फीलिंग लेके आए। अब हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, अगर हम अपने किसी एक बगल वाले गांव के अंदर जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे हम उस गांव से आए हैं, बोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे देश में जाते तो हम क्या बोलते हैं कि हम इंडिया से आए। कोई व्यक्ति वहां पर जाकर के ये नहीं बोलता कि मैं भगवान नगर से आया हूँ, कि मैं मथुरा से आया हूँ, ठीक है, कि मैं आगरा से आया हूँ। नहीं नहीं, तुम अगर किसी दूसरे देश के अंदर जाओगे तो वहां पे तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कि तुम एक इंडियन हो, कि मैं एक इंडियन हूं और मैं इंडिया से आया हूं। तो ये कब फीलिंग आई, जब लोगों ने आपस में क्या करा, मेजर्स तो प्रैक्टिस करे, तब उन लोगों ने अपना क्या बनाया, आइडिया ऑफ ला पैट्रिया की, यानी कि आइडिया ऑफ फादरलैंड। हमारी फादरलैंड क्या है, हमारा इंडिया। ठीक है, ये फीलिंग उन्होंने कब आई, जब उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पूरा कंप्लीट करा। उसके बाद में ली सिटीजन का मतलब क्या होता है, द सिटीजन। आप ये लिखो, ला पैट्रिया का मतलब क्या होता है, द फादरलैंड, ठीक है, और ली सिटीजन का मतलब क्या होता है, द सिटीजन। ठीक है, और ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये कब आए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर आए। ठीक है, उसके बाद में जो कम्युनिटी थी, अब कम्युनिटी इक्वल राइट को एंजॉय कर रही थी, ठीक है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंजॉय कर रही थी। दूसरी बात, फ्रेंच का अपना खुद का एक फ्लैग था जिसमें ट्राई कलर, तीन कलर थे, ठीक है ना, जो उन्होंने पहले जिसके ऊपर राजा की मूर्ति बनी हुई थी झंडे के ऊपर, अब राजा की मूर्ति हटा करके 3 कलर का झंडा बना दिया गया। ठीक है, एक एस्टेट जनरल बनाई गई, उस एस्टेट जनरल के जो लोग थे वो इलेक्ट करे जाते थे एक्टिव सिटीजन के नेम पर। ठीक है ना, तो एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन का मतलब क्या होता है, तुम सब लोग वोट नहीं दे सकते, कुछ लिमिटेड या फिर जो सिलेक्टेड लोग हैं वो ही वोट दे सकते हैं। तो जो वोट दे सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, एक्टिव सिटीजन। ठीक है, और उनको नाम दिया गया, यानी एस्टेट जनरल उसको पहले नाम दिया गया था, जिसके अंदर लोग इलेक्ट होकर के जाते थे अपनी लेजिस्लेचर को बनाने के लिए। उसी एस्टेट जनरल को बाद में जाकर के नेशनल असेंबली का नाम दे दिया गया। ठीक है, बहुत सारे नए सॉन्ग मतलब देशभक्ति के सॉन्ग कंपोज किए गए, जिससे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आए। ओथ टेकन करना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है ना, ये सब किसके नाम पर हो रहा था, एक नेशन के नाम पर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो गया, यूनिफॉर्म लॉ बन गए, यानी कि राजा का बेटा होगा तो जरूरी नहीं है कि जो राजा का बेटे ने अगर वही केस किया है और अगर हम नॉर्मल पर्सन ने वही केस किया है तो दोनों के लिए सजा एक ही होगी। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म लॉ। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, अगर तुमने जुर्म सेम किया है तो तुम्हें सजा भी सेम मिलेगी। तो यूनिफॉर्म लॉ लेकर के आए। ठीक है, बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, ड्यूज थे, उन सबको अबॉलिश कर दिया। सभी एक एंड वेट मेजर, ऐसा नहीं है कि अगर तुम एक कोने में जा रहे हो तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 100 मीटर के बराबर है, दूसरी जगह तुम जा रहे हो तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है 500 मीटर, ऐसा नहीं, हर जगह क्या होगा, वेट एंड मेजर इक्वल होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जो रीजनल डायलेक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं पे तो कोई भाषा बोली जाए, कहीं पे, तो उन्होंने ये सब खत्म करके क्या बना, एक सिंपल फ्रेंच भाषा बना ली अपनी। ये सब क्यों करा जा रहा है, नेशन, यानी अगर तुमसे नेशन की डेफिनेशन पूछोगे तुम ये सब लिख सकते हो, उसमें तुम लिख सकते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चेंज होने के बाद क्या क्या हुआ। एस्टेट जनरल आई, जिसको नेशनल असेंबली भी बोलते हैं, एक फ्लैग आया, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आई, एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम आया। ठीक है ना, जो इंटरनल ड्यूटीज वगैरह थी उन सबको अबॉलिश किया गया। ठीक है, तो ये सब किसकी तरफ इशारा कर रहा है, एक नेशन बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा है। कॉमन लैंग्वेज आई। ठीक है ना, रिवॉल्यूशनरी जो होते हैं, उन्होंने, रिवॉल्यूशनरी का हमेशा एक मकसद होता है कि वो कुछ चेंज चाहते हैं, और वो चेंज चाहते हैं शॉर्ट टाइम में लॉन्ग चेंज चाहते हैं, ये रिवॉल्यूशनरी करते हैं, इसलिए इसमें जो वायलेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है। तो फ्रांस के लोगों को लिबर्टी यानी लिबरेट होने की फीलिंग्स जो थी वो क्रिएट होने लगी एक यूरोप के नेशन के अंदर। तो यूरोप में सबसे पहला जो नेशनलिज्म क्रिएट हुआ, नेशन फीलिंग क्रिएट हुई, वो कब क्रिएट हुई? जब फ्रेंच बना, जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस ने ये सबसे पहले शुरुआत करी थी। तो जब फ्रांस की जो न्यूज़ है ना वो बाकी के पूरे यूरोप की सिटीज़ के अंदर फैली, वहाँ के स्टूडेंट को जब पता चला, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हैं उनको जब पता चला, तो उन्होंने क्या बनाया? एक जैकोबिन क्लब बनाया। लिखो जैकोबिन क्लब, उसमें डालो कि जैकोबिन क्लब के अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे। जैकोबिन क्लब के अंदर आपके डिफरेंट लोग शामिल थे, जिनमें आपके यूरोप के लोग, यूरोप के अंदर स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास, इन सब लोगों ने मिलकर के जब इनको पता चला कि बगल वाले पड़ोस वाले जो जगह है, फ्रांस जो जगह है, वहाँ पर नेशन की बिल्डिंग हो चुकी है, जब इन लोगों को, स्टूडेंट्स को, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों को ये पता चला, तो उन्होंने क्या फॉर्म किया? एक जैकोबिन क्लब फॉर्म किया। जैकोबिन क्लब की जो एक्टिविटीज़ होती थी वो कैंपेन चलाते थे और अपने आप को प्रिपेयर करते थे कि फ्रेंच आर्मी के साथ में कि वो क्या कर सकें। हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्जरलैंड गए और यहाँ तक कि इटली में भी गए 1790 में। उससे उन्होंने क्या करा? रिवॉल्यूशनरी वार क्रिएट करा। फ्रांस की आर्मी ने शुरू करा क्या? टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब फ्रांस की ही आर्मी इस नेशनलिज्म की फीलिंग को पूरे अब्रॉड के अंदर लेकर के जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम को देखो किसने बनाई? ये कवरेज जर्मन एलमांक है। एलमांक, ठीक है, स्टैचू तरीके से एक सिंबल होता है। एलमांक का मतलब क्या होता है? नेशनल सिंबल होता है। इसमें जर्मन एलमांक के डिजाइन किसने करा है? इनका नाम लिख लो, जर्नलिस्ट, इनका नाम है एड्रिस रेमनन इन 1798। ठीक है, एड्रिस रेमनन ने 1798 में किया है। और ये जो इमेज है ये फ्रेंच के बास्टील की इमेज है। ठीक है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुआ था, जो भीड़ थी उसने रिवॉल्यूशन किया था और भीड़ के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से गोलीबारी करी थी, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी यहाँ पर। ठीक है ना, और एक जर्मन का प्रोविंस था कसेल, ठीक है ना, वो उसको रिप्रेजेंट करा गया इन दोनों जगहों पे, इस दोनों को। ठीक है, ये यूरोप का मैप है उस टाइम का। ठीक है, इसमें देखो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, जब ये नाम मैं लूंगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये जगह वहाँ थी, लोकेटेड थी। ये देखो पर्शिया, अब तक जर्मनी बना नहीं था, तो उससे पहले क्या होगा? पर्शिया, क्योंकि ये 19th सेंचुरी का है। ठीक है, लेकिन उनके यूनिफिकेशन होने से पहले, नेशन बनने से पहले का। तो ये देखो, ये हर्बर, नीदरलैंड, फ्रांस देखा, अभी फ्रांस की बात कर रहे थे हम। उसके नीचे स्पेन के बगल में पोर्तुगल। ठीक है, उसके बाद कॉर्सिका, सर्डिनिया, स्मॉल स्टेट, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। इटली अभी तक यूनिफाइड नहीं हुआ, तो कहीं पे इटली का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हंगरी, ऑस्ट्रिया एम्पायर देखो कितना बड़ा है, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया। इस बाल्कन वॉर्स में तुम इन सबके नाम सुनोगे। बाल्कन वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, बाल्कन वॉर भी टू बाल्कन वॉर्स हुए थे। एक तो 1912 1913 में हुआ था और एक 1916 में हुआ था। अब देखो आगे, विद द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन। अब देखो, अब क्या होता है, जब टेरिटरीज की बहुत ज़्यादा भूख हो रही होती है, नेपोलियन के टाइम की बात की जा रही है, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद में नेपोलियन नाम का एक राजा बना था। कहाँ पर? फ्रेंच में। सॉरी, तो उनके कंट्रोल में बहुत ज़्यादा एरिया था। नेपोलियन ने अपना एरिया तो बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन साथ ही साथ उसने रिफॉर्म्स भी किए थे फ्रांस के अंदर। तो उन्होंने जो मोनार्की जो कि खत्म करी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, उसी मोनार्की को वापस लेकर के कौन आ गए? नेपोलियन सर वापस लेकर के आ गए। इस बात में कोई डाउट नहीं कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी डेमोक्रेसी फ्रांस के अंदर। वो डेमोक्रेसी जो कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद में लेकर के आए थे, उसी डेमोक्रेसी को नेपोलियन ने आने के बाद में खत्म कर दिया, दोबारा से मोनार्की का स्टेबलाइजमेंट कर दिया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव के फील्ड में और बहुत सारी जगह पर उन्होंने क्या करते थे? रिफॉर्म करते। उन्हीं रिफॉर्म को जो उन्होंने करे थे उनको हम जानते हैं द सिविल कोड 1804 के नाम से। यानी नेपोलियन के द्वारा किए गए वो सारे एक्ट जो हम रिफॉर्म की कैटेगरी के अंदर डालते हैं, उन सबको हम किस नाम से जानते हैं? द सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर हम उसे बोलते हैं नेपोलियन कोड। इसके अंदर उन्होंने क्या करा था? जो व्यक्ति को प्रिविलेजेस मिली थी, ठीक है, बर्थ से, कि अगर राजा का बेटा पैदा हुआ है तो उसे बर्थली इतना ज़्यादा प्रिविलेज मिला हुआ होता था कि वो कहीं पे भी जाए, उसे कोई भी कोई काम करने से रोक नहीं सकता। वो उन्होंने बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस थी सब खत्म कर दी थी। उन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ लेकर के आए थे। तो नेपोलियन कोड के अंदर कौन कौन सी बातें हैं ये आपको याद होनी चाहिए। पहली बात क्या थी? इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरी बात क्या है? पुल आउट प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी उन्होंने दिया,
यानी किसी की प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का उसको अधिकार दिया गया, उसकी प्रॉपर्टी को छीना नहीं जाएगा। उसके बाद में जो कोड था, जो एक्सपोर्ट, इन्होंने क्या करा था, इस कोड ने एक्सपोर्टेड किया था रीजन को। फ्रेंच के अंदर बहुत सारे रीजन थे, फ्रेंच कंट्रोल बहुत सारी जगह थी जो नेपोलियन ने जीती थी, उन सबको इसने वहाँ पर अपना सामान बेचना, एक्सपोर्ट करना, वो भी इन्होंने खूब लागू किया था। डच रिपब्लिक, जिसमें स्विट्जरलैंड आता है, ठीक है ना, डच रिपब्लिक के अंदर डच रिपब्लिक था, स्विट्जरलैंड था, इटली था, जर्मनी था, यहाँ इन सब जगहों पर, इन सब जगहों के कुछ कुछ एरिया फ्रांस के कंट्रोल में थे, और वहाँ पर उन्होंने अपना जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था, या बोला जाए तो जो सिविल कोड 1804 था, उसको फॉलो करा था। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के जो लॉ थे उनको सिंप्लीफाई करा, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम जो था उसको अबॉलिश करा, ये नेपोलियन कोड के अंदर ही आता है सब। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करा, ठीक है ना। पीजेंट को दास प्रथा से मुक्ति दिलवाई, ठीक है ना, जो उन्होंने मैनोरियल ड्यूज उन्हें देने पड़ते थे उससे मुक्ति दिलवाई। तो ये सब क्या है, एक तरीके से रिफॉर्म है ना। आप पीजेंट को सर्वडम से मुक्ति दिलवा रहे हो, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर रहे हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में रिफॉर्म लेकर के आ रहे हो, और उन्होंने गिल्ड पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। गिल्ड क्या होता है, एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो ट्रेड की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, लेकिन वो ट्रेड करने के साथ साथ क्या करते हैं, पीजेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने जो गिल्ड सिस्टम था उस पर क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है। और जो ट्रेडर्स वगैरह, ग्रुप्स वगैरह थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा। यानी गिल्ड को तो उन्होंने प्रमोट करा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन रिमूव करने का मतलब क्या है कि पहले जो व्यापारी होते थे उन्हें केवल किसी एक क्षेत्र में व्यापार करने दिया जाता था, अब उनको किसी एक क्षेत्र में व्यापार ना करने दिया करके उनको मल्टीपल जगह पर व्यापार कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर द जगह पर व्यापार कर सकते हैं, जिसकी क्या हो, पैसा कमाया जाए और सरकार को क्या मिले, टैक्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। तो गिल्ड्स पर जो इंस्ट्रक्शंस लगे हुए थे उनको रिमूव करा। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करवाया, ठीक है ना, जिससे कि कहीं पर कोई काम हो रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पर ही पहुंचे। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करवाया। पीजेंट, आर्टिशंस और वर्कर और जो नए बिजनेसमैन थे, ठीक है ना, उन सबको सबको फ्रीडम दिया, ठीक है। बिजनेसमैन जो होते हैं छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे बनाने वाले, जो सामान बनाते हैं छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उन सबको प्रमोट करा। यूनिफॉर्म लॉ लेकर के आया। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये सारी बातें उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेंगी, अपने आप कुछ भी बना करके मत लिख करके आना, ये सब लिख के आना जो मैंने अभी बोला है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर सिस्टम बनाया। कॉमन नेशनल करेंसी बनाई, वो सारी जगह जहाँ पर नेपोलियन ने अपना कंट्रोल कर लिया था उन सब जगह पर उसने एक कॉमन करेंसी, कॉमन वेट एंड मेजर सिस्टम लागू करा, है ना। गुड्स का और कैपिटल का अपने उस पूरे एरिया के अंदर फ्रीली मूव करने को दिया, एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये सब एरिया, ये सब चीज़ें उस जगह पर लागू की थी उसने, जो एरिया उसके कंट्रोल में था, ठीक है ना, उन सब लोकल पॉपुलेशन के अंदर, जहाँ पे अब पता है, अब तुम किसी और एरिया कंट्रोल करोगे, तुम अगर स्पेन के एरिया कंट्रोल करोगे तो स्पेन के लोग तो स्पेनिश बोलते हैं, है कि नहीं है, तो वहाँ पे तो रीजनल वैरायटी है। लेकिन अगर उसने फ्रेंच की जगह कंट्रोल कर तो वहाँ पर भी वो उन सब चीज़ों को लागू करेगा जो उसने अपने कोड के अंदर डिस्क्राइब कर रखी हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ जगह थी, ब्राजील्स था, मंज था, मिलान था, वारसा था, ये सब फ्रांस की आर्मी ने इन सबको वेलकम किया था और इनकी लिबर्टी को इन्होंने मेंटेन करने की परमिशन दे दी थी। बहुत जल्दी हॉस्टिलिटी क्रिएट हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो था वो हैंड बाय हैंड पॉलिटिकल फ्रीडम के अंदर नहीं जा रहा था। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सेंसरशिप बहुत ज़्यादा लग गई थी, ठीक है ना। तो फ्रांस की आर्मी को रिक्वायर करना पड़ा कि और भी जो यूरोप का एरिया उसको भी जीतने की कोशिश कर रही थी और एडमिनिस्ट्रेटिव में चेंज लाने की कोशिश कर रही थी। ये देखो पिक बनी हुई है, ये नेपोलियन, ठीक है ना, नेपोलियन तक शायद ये संदेश लेकर के जा रहा है, पोस्टमैन है ये, ठीक है ना। तो कोर्टियर है ये राइनलैंड का, ठीक है। और ये इन हिज वे फ्रॉम लेपिस, ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं लेपिस से, ठीक है। बैटल ऑफ लेपिस, हाँ बैटल ऑफ लेपिस लिखो, बैटल ऑफ लेपिस इन 1813। इस युद्ध को हार गया था नेपोलियन। इसको पोस्टमैन को नेपोलियन की तरह शो किया गया इसके अंदर, और ये वापस फ्रांस जा रहा है क्योंकि ये बैटल हार गया है। कौन सी बैटल ऑफ लिप्जिग 1813 की, ये शायद इस बैटल को ऑस्ट्रिया से हारा था शायद, नहीं ये इसको हारा था, ठीक है। और ये लेटर लेकर के जा रहा है कहाँ पर, वापस अपनी टेरिटरी के अंदर, जो जो टेरिटरी इस लिप्जिग में वॉर में हारने के बाद में जिसने जो जो टेरिटरी खो दी है उन टेरिटरी का जो लेटर है वो वापस लेकर के जा रहा है। बैटल ऑफ लिप्जिग इन 1813 याद रखना। चैप्टर सेकंड था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप।